हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम सोचें 6 क्लास है और क्या आजकल तो 4th और 5th क्लास से ही लेके और यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है एसएस में क्या खास बात है। तो इस सेशन में हम समझने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कोई शॉर्टकट हो सकती है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, शुरुआत करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की और बात करेंगे हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर होगा कि सबसे पहले व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ 4th 5th क्लास में पूछा जा रहा है। 6th क्लास से तो 100% पूछा ही जाता है किसी भी बोर्ड में हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब एक टेस्ट होता है ऑफ योर एबिलिटी टू किस लिए रीड पैसेज केयरफुली, कि आप चीज़ें पढ़ पाते हैं, अंडरस्टैंड द मीनिंग लिटरल और इम्प्लाइड, कि आप लिटरल मीनिंग और इम्प्लाइड मीनिंग को पता कर पाते हैं जो उसमें लिखा गया है। आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज, और उस पैसेज से बेस्ड क्वेश्चंस के क्या आप आंसर दे सकते हैं। आरसी में भी बेस्ड ऑन लिटरेरी हो सकता है, फैक्चुअल हो सकता है, एनालिटिकल हो सकता है, ऑप्शन बेस्ड टेक्स्ट हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ लिखा हुआ चीज़ें। अगर मैं बात करूँ बहुत नॉर्मल तरीके से, आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैंने पूछा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपने कहा यस, मैंने कहा बताओ तो क्या क्या पढ़ा था इसमें। और आई आस्क्ड सम क्वेश्चंस कि जिस पॉलिटिशियन के बारे में आपने पढ़ा उसका नाम क्या है, पॉलिटिक्स में आजकल क्या हो रहा है, उसमें सर्टेन वर्ड्स थे, मैंने आपसे डायरेक्ट उनका मीनिंग पूछ लिया। तो ये क्या था, दिस इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीड माने पढ़ना होगा, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ये वर्ब होती है COMPREHEND, कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अब आप समझ चुके होंगे कि इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों कहा जा रहा है। इसका मतलब है सिर्फ पढ़ने की समझ। अब पढ़ने की समझ जो होती है वो कोई आपको समझा नहीं सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात। एक बार मैं एक लिटरेचर की बुक पढ़ रहा था तो किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ अ लिटरेचर। तो आंसर कुछ ऐसे था कि अ सन एंड हिज फादर वाज वॉकिंग ऑन द बीच, दे सॉ देयर वाज अ कॉन्क। एक कॉन्क पड़ा हुआ था, ठीक है, सन ने उसको उठा लिया, देयर वाज अ मिस्टीरियस साउंड इन दैट कॉन्क। वो आती यही, तो उसने फादर से कहा कि देयर वाज समथिंग, देयर इज अ साउंड इनसाइड दिस कॉन्क। तो फादर कहते हैं इट्स वेरी नॉर्मल, होता ही है, कॉन्क के अंदर कोई ना कोई वो इंसेक्ट जाके बैठ जाते हैं, उनके साउंड आती है, इट्स वेरी नॉर्मल, यूजुअली सारे कॉन्क्स में आती है, इट्स नॉर्मल। सन कहता है नहीं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस साउंड, इट इज टेकिंग मी टू समवेयर इन द वर्ल्ड, इन द फेरी वर्ल्ड। ओके, तो उसका कहना है कि इन्फैचुएशन है, मतलब इन्फैचुएट कर रही है, कहीं टेक अवे कर रही है, ठीक है, ये लिटरेचर है। तो लिटरेचर इज व्हाट, इट्स नथिंग, ये आपकी जो इमेजिनेशन है ना उसको पंख दे देता है। और ठीक है, चीज़ें नॉर्मल होती हैं लेकिन लोगों को वो थोड़ी इमोशनल दिखाई देती हैं। ऐसे ही पैसेज जो होता है वो पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद उसमें से आप कितना निकाल सकते हो एक बार की रीडिंग में, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही रीडिंग को समझना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये होता है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब वैसे तो देखो पैसेज ही होता है, लेकिन पैसेज को आसान करने के लिए आप लोगों के लिए इनको अलग अलग काइंड्स ऑफ कैटेगरीज में तोड़ा जाता है। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको थोड़े आइडियाज़ मिल जाते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक बात और भी है इसमें, जैसे हमने कहा बेस्ड ऑन डेटा और रियल इवेंट हो सकता है, आंसर आर डायरेक्टली स्टेटेड। अब कोई डेटा या रियल इवेंट वाला है तो डायरेक्ट आंसर होते हैं, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं कि आपका फैक्चुअल आरसी होगा, ठीक है, या फिर आपका एनालिटिकल होगा, कुछ भी हम कहें, पहले इसको समझ लें। क्वेश्चन जो आता है वो मिक्स्ड भी करा जा सकता है। मानो कोई पैसेज लिखा गया है, उसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये डेटा मेंशन्ड है पैसेज में या नहीं है। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि इस डेटा से क्या लिखा गया है पैसेज में, वो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा थीम के अंदर। तो ये आप समझ लो कि ये सिर्फ आइडियाज़ हैं, ठीक है। आइडियाज़ को जब आप क्यूमुलेटिव पढ़ोगे तब आपका सही आंसर निकलेगा। अब पैसेज अबाउट इंडियंस इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के बारे में एक पैसेज है, तो बस ये बताएगा कि इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है, फैक्चुअल हो सकता है। नेक्स्ट हमने कहा इन्फ्रेंशियल आरसीज। अब इसमें क्या, रिक्वायर्ड रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है फाइंड द हिडन मीनिंग, फाइंड द हिडन मीनिंग, ठीक है, छुपी हुई मीनिंग को पहचान लेना, फाइंड द हिडन मीनिंग। रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन इम्प्लाइड मीनिंग होगा, टोन पे हो सकता है, थीम पे हो सकता है। अब कोई पूछ रहा है कि इसकी थीम कैसी थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, सुपरनेचुरल, ठीक है, कैसी थी, तो ये कैसा होगा, इम्प्लाइड आंसर होगा, मतलब आपको निकालना पड़ेगा। टोन कैसी रही इसकी, ठीक है, वो आपको बतानी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके
इन्फ्रेंशियल आंसर्स होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट या डेटा नहीं लिखा होगा कि ये फैक्ट से मुझे पता चलता है, इस डेटा से मुझे पता चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा रेफरेंसेस से। वोकेबलरी बेस्ड आरसीज, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है। वोकैब देखो हर जगह पूछी जाती है, पैसेज में भी पूछी जाती है। इसमें क्या होता है, पैसेज है, उसमें कोई वर्ड आपको दिया गया बीच में बोल्ड करके, अब पूछ लेंगे कि इस वर्ड का इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में सिनोनिम क्या होगा बता दो, या फिर पूछ लेगा कि अपोजिट बता दो, एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। या एक वर्ड दे देंगे कि इस वर्ड को कहाँ इसके रेफरेंस में कोई रिलेटिव वर्ड दिया गया, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको उन चारों वर्ड्स को वहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये भी है, आस्क द मीनिंग ऑफ अ वर्ड यूज्ड इन द पैसेज, यूजुअली इन कॉन्टेक्चुअल पैसेज, कॉन्टेक्चुअल यूजेस में पूछा जाता है। जैसे मैंने पूछा सेल क्या है, ठीक है, तो आपने कहा कि स्मॉलेस्ट यूनिट इन द बॉडी को हम सेल कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि वो जो सेल था ना वो वहाँ पर प्रेजेंट के लिए लिखा गया था। तो अगर आप देखें तो पैसेज में इसका मतलब प्रेजेंट भी हो सकता है, आपके हिसाब से स्मॉलेस्ट यूनिट भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हो, तो वो कॉन्टेक्चुअल यूजेस पूछ लेते हैं कभी कभी कि सेल दे दिया, पूछा कि सेल का सिनोनिम बताओ, स्मॉलेस्ट यूनिट इन द बॉडी, और दूसरा दे दिया प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट के रेफरेंस में देना है क्योंकि पैसेज में प्रेजेंट का रेफरेंस था, तो कॉन्टेक्चुअल पूछ लेते हैं, यही बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टोन एंड थीम बेस्ड आरसीज, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। जैसे आस्क यू टू आइडेंटिफाई टोन, क्रिटिकल है, सरकास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, और द सेंट्रल थीम, पर्पस ऑफ द पैसेज, क्या पर्पस है, ठीक है, ये सब पूछ लिए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो हो सकता है सेंट्रल थीम से क्वेश्चन पूछ ले, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकैब बेस्ड पूछ ले, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ऑथर्स की टोन पे हो सकता है, ऑथर की टोन कैसी थी, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है फैक्ट बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये जो फैक्ट बेस्ड होते हैं इन्हीं को आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, सबसे आसान होते हैं, सिंगल रीडिंग में पता चल जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है टाइटल ऑफ द पैसेज, पूछ सकता है कि पैसेज का टाइटल क्या होगा, और ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं कि 4 में से कौन सा स्टेटमेंट पैसेज को सपोर्ट करता है, कौन सा सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ से बच्चों का जो क्यूरियोसिटी है वो शुरू होती है। इससे पहले वाली बातें उन्हें लगता है तो बातें हैं, बातों का क्या, यहाँ से उन्हें लगता है ये पढ़ने की चीज़ है। समझो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट ऑप्शनल, ठीक है। देखो आरसी को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले हमने पढ़ा आरसी, यानी कि हमने पहले गए पैसेज के पास में, फिर हम गए क्वेश्चंस के पास में, ठीक है। अब हम एक बार में क्वेश्चंस तो याद नहीं कर सकते, तो हर बार क्या होगा, हम पैसेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन को लेके आएंगे हम पैसेज के पास में, ढूंढेंगे, फिर आंसर करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन के पास आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक ऐसे लूप बनता चला जाएगा, हर बार हमें ये करना है, ठीक है। तो इसमें हमने पहले पैसेज पढ़ा और फिर इस लूप में फंस गए, ठीक। ये बेस्ट वे है वैसे तो मैं आपको बताऊं, लेकिन ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अगर कोई बताए तो तरीका यही होता है, पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन हम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम और वहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू है टाइम की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चंस के पास जाते हैं। अब क्वेश्चंस में से हम क्या करते हैं, रूट निकाल लेते हैं। अब रूट क्या होती है, उसने पूछा कि इस पैसेज की थीम क्या है, तो मैंने एक वर्ड लिख लिया, पहले क्वेश्चन में थीम पूछा गया है, समझ पा रहे हो। दूसरे में उसने कोई डेटा पूछ लिया कि डेटा मेंशन्ड है। तीसरे क्वेश्चन में उसने किसी वर्ड के बारे में पूछा कि ये वर्ड मेंशन्ड है, ठीक है, समझ गए। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे निकाल लिए, उनके रूट्स निकाल लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है। जब मुझे रूट समझ आ गए तो मैंने पढ़ना शुरू करा। अब सिंगल रीडिंग में मैंने जब पूरा पढ़ा तो मेरा आइडिया कि मुझे थीम देखनी क्या होगी, मुझे सर्टेन डेटा देखना। अब वो डेटा हो सकता है पैराग्राफ 2 में आ जाए, पैरा 2 में आ गया, ठीक है। तो मैंने उसको फट से अंडरलाइन कर दिया कि भाई ये आ गया डेटा, यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। कोई वर्ड है, अब वो मुझे वर्ड एकदम से दिख गया, ये रहा वर्ड, वो मतलब पैरा 2 की 3rd लाइन में, तो मैंने वहीं उस वर्ड को अंडरलाइन कर लिया, इस वर्ड के बारे में पूछा गया। तो मैंने फर्स्ट रीडिंग में क्या करा, मैंने सिर्फ वो एरियाज डिटेक्ट कर लिए जिन एरियाज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। मैंने क्वेश्चंस पहले पढ़े और उनके रूट्स निकाल लिए। रूट्स निकालने के बाद जब मैंने पैसेज को पढ़ा तो मैंने उन एरियाज को फाइंड आउट कर लिया जिन एरियाज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, सिंगल रीडिंग में मुझे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चंस हैं, ठीक। आ जाओ, हमने कहा फॉर शॉर्ट आरसीज रीड द पैसेज फर्स्ट, फॉर लॉन्ग पैसेज क्विकली लुक एट द क्वेश्चंस टू नो व्हाट टू लुक फॉर। अब शॉर्ट हो लॉन्ग हो, अगर आप क्वेश्चंस पे जा रहे हो तो आपको समझ आ गया कि यू नो व्हाट यू हैव टू रीड देयर, ठीक है। चलिए आ गया ये।
और वहाँ से आप वो एरियाज़ निकाल लेते हो जहाँ जहाँ आपको मतलब मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं आंसर्स की, ठीक है, जहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ है। रीड द पैसेज अटेंटिवली, ध्यान से पढ़ो, ये कहने वाली बात है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की रीडिंग कितनी अच्छी है। इस बात को समझने के लिए आपको किस पे ध्यान देना होगा, अपनी रीडिंग को सुधारना होगा, ठीक है। रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है न्यूज़पेपर। बेस्ट न्यूज़पेपर ही क्यों है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग वैरायटी की न्यूज़ मिल जाती हैं। जैसे अगर आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, समझना, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे ही नॉवल सेलेक्ट करते हो, ऐसी स्टोरीज सेलेक्ट करते हो, आर्टिकल जिनमें इकोनॉमी होती है। न्यूज़पेपर आपको चॉइस नहीं देता, यू हैव ऑल द आर्टिकल्स देयर, तो आप सब कुछ पढ़ लेते हो। तो इसीलिए जो एरिया आपको पसंद नहीं है, जिनमें आपका कम इंटरेस्ट है, आप वहाँ की भी न्यूज़ जरूर पढ़ें, तो मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई भी, एनीवन, ठीक है, कोई भी पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि उसी न्यूज़पेपर से आपको ज़्यादा समझ आएगा, आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ब्रेक द पैसेज इनटू स्मॉल सेक्शंस एंड समराइज मेंटली। अब इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, आप शुरू में अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हो। जैसे आपने एक पैसेज को पढ़ना शुरू करा, आपने यहाँ से लेके पढ़ना शुरू करा, और देखिए ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ कैसे करना होता है। यहाँ तक आए, हमने पहला पैसेज पढ़ा, ठीक है। जब आपने इतना पढ़ लिया तो आप रुक जाओ यहाँ पे और खुद से क्वेश्चन पूछो, मैंने क्या पढ़ा, क्वेश्चन व्हाट, इस पैसेज में क्या था, ठीक है। किसी का नाम है तो हु वॉज देयर, कोई नाम था। किसी का कोई प्लेस था, प्लेस के बारे में बात करो। कोई डेट है, डेट के बारे में बात करो, ठीक है। आपने जब इस पैसेज को एक बार यहाँ से यहाँ तक ऐसे पढ़ा कि भाई इसके बारे में खुद से क्वेश्चन पूछ लिए, मैंने इसमें क्या पढ़ा था, मैंने इसमें ये पढ़ा था, 2 लाइनें इंग्लिश में बोली एंड जस्ट गेट द आइडिया। उस इंसान के बारे में तो, उस प्लेस के बारे में तो, उस डेट के बारे में तो, उस इंसिडेंट के बारे में, ठीक है। फिर आपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करा, फिर आप सेकंड पढ़ते चले गए, ठीक है। फिर आपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ दे आर लिंक टू ईच अदर। पहले पैसेज में मैंने ये पढ़ा था, दूसरे में मैंने क्या पढ़ा, तो क्या पढ़ा, इसका मतलब आई गॉट द लिंक, कि पहले ये स्टोरी लिखी गई थी, बाद में लिखी गई, एंड देन वही सेम क्वेश्चंस इसमें पढ़ने के बाद में कि इसमें क्या पढ़ा मैंने, किसके बारे में लिखा गया था, वो प्लेस कौन सा था, वो डेट कौन सी थी, कोई स्पेशल केस, कोई स्पेशल वर्ड, ये पूछते जाओ। ऐसे पैसेज को पढ़ते चले जाओ। शुरू में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, बट आफ्टर 15 डेज यू फील कि आप जो भी पढ़ते हैं आपको सारा याद हो जाता है। समझ गए? स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, सर कैसे करेंगे, लेकिन 15 डेज तो कर सकते हो ना। गिव 30 मिनट्स एंड डू दैट फॉर 30 to 15 डेज। आफ्टर 15 डेज आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप जरूर करेंगे, मुझे पक्का पता है। फिर आपको लगेगा रीडिंग आसान है, ठीक है। ये फ्री के मार्क्स होते हैं बेटा, आपको पहले क्या आता है क्या नहीं आता है कोई नहीं जानना चाहता है, वही पैसेज होगा, उसी के क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल देने होते हैं। तो रीड द पैसेज अटेंटिवली, इसके लिए आपको पहले से मेहनत करनी है। यूज एलिमिनेशन। अब देखो यहाँ जो एलिमिनेशन होता है, अब ये कोई क्लोज टेस्ट या वोकैब का क्वेश्चन तो है नहीं कि एलिमिनेशन किसी और ग्राउंड्स पे होगा, यहाँ एलिमिनेशन पैसेज के ग्राउंड पे होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला आंसर नहीं है तो यू कैन एंश्योर दैट फ्रॉम द पैसेज। इस बात को आप ऐसे से दोबारा जाके भी रीचेक कर सकते हो, ठीक है। तो एलिमिनेट रॉन्ग एंड एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। ऑफन द करेक्ट आंसर इज द मोस्ट बैलेंस्ड और नेचुरल होगा, न्यूट्रल होगा। मतलब आप कभी भी एक्सट्रीम एंड्स पे ना जाएं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, ऐसी चीज़ें नहीं। जो न्यूट्रल आंसर होगा वही आंसर को मार्क करना है। स्टे विद इन द स्कोप। सेम विद इन द स्कोप का मतलब है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग उसमें न डालें। डोंट यूज आउटसाइड नॉलेज, स्टिक टू व्हाट इज स्टेटेड और इम्प्लाइड इन द पैसेज। पैसेज से जुड़ के पढ़ें, पैसेज में क्या लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। और पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड एंड रिटेंशन। एक तो कम से कम 30 मिनट की रीडिंग करनी शुरू करें, उसको रिटेंशन पे रखें। ऑलवेज लुक फॉर ऑथर्स पर्सपेक्टिव और टोन। हमेशा ये देखें ऑथर क्या लिख रहा है, ठीक है। ऑथर की साइड से सोचना शुरू करें, अपनी साइड से ना सोचें। यूज अ पेंसिल और हाईलाइटर इन पेन पेपर एग्जाम्स एंड मार्क की आइडियाज। अब पेन पेपर एग्जाम है तो ये होना चाहिए। भाई अब लैपटॉप ही है, मतलब अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा ना सोचें। गो विद वॉट द पैसेज सेज नॉट वॉट यू थिंक इज राइट। मतलब अपने परसेप्शंस ना डालें कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिखा जाना चाहिए, नहीं। जो लिखा गया हमें वो समझना है, जो फैक्ट्स या डेटा वहाँ लिखा गया है हमें वही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हम अपने पास से डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम चीज़ों को करेक्ट ना करें, ओके। चलिए अब देखो पैसेज की शुरुआत करते हैं। एक हम करते हैं पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं, और एक हम करते हैं पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं फिर पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से करके देखेंगे। चलिए। टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर मेरिली एन इनेबलर, इट हैज़ बिकम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सोसाइटल
एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे इन्होंने इसको बोल्ड ही कर दिया, ठीक है, इसका मतलब वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वर्ड, वरना अगर हमें पता होता तो हम इसको मार्क भी कर लेते। द इमर्जेंस ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, quantum computer and advanced robotics has accelerated innovation across sectors. These breakthroughs have allowed companies to automate complex process, enhance productivity and reduce human error. However, they have also triggered concerns about ethics, employment and long-term dependency on machines. ठीक है, तो हो सकता है अभी ये भी तो प्रॉब्लम है कि एथिक्स की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमने कहा वन नोटेबल शिफ्ट इज द ग्रोइंग रिलायंस ऑन एआई इन डिसीजन मेकिंग रूल्स। मतलब एक नोटेबल शिफ्ट देखा जाता है कि मतलब ग्रोइंग रिलायंस है ऑन एआई डिसीजन मेकिंग रूल्स में, कि वो अच्छा है। फ्रॉम लोन अप्रूवल्स टू लीगल डॉक्यूमेंटेशन तक के लिए हम एआई का यूज़ करते हैं। वाइल दिस इम्प्रूव एफिशिएंसी, इट ऑल्सो रेजेज सीरियस क्वेश्चंस अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड बायस इन एल्गोरिथम्स। ठीक है, एक्सपर्ट्स वांट दैट अनचेक्ड एडॉप्शन कुड क्रिएट system where decisions are made without human oversight or accountability. In response, several governments are developing regulatory frameworks to ensure ethical use of technology. हो रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी का इथिकल यूज हो, अनइथिकल यूज ना हो। द यूरोपियन यूनियंस एआई एक्ट एंड सिमिलर एफर्ट्स इन इंडिया एंड द यूएस एम्फेसाइज ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड ह्यूमन कंट्रोल को लेके मतलब एफर्ट्स किए जा रहे हैं। येट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड इनोवेशन रिमेन्स अ चैलेंज। फिर भी एक चैलेंज बना हुआ है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस while desirable must align with core human values। जितने भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है ना, while desirable must align with core human values से मतलब aligned होनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन है, what does the phrase driving force in the first sentence most closely mean? तो आ गया, a compulsory rule, a main source of power or influence, an external motivation और a transportation mechanism। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आते हैं पैसेज के। टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर मेरे लिए इनेबलर, सिर्फ एक इनेबलर नहीं रही है कि योग्य है, इट हैज़ बिकम अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सोसाइटल इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स बन चुकी है सोसाइटल और इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि इसकी वजह से हम बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं, कंपल्सरी रूल बिल्कुल नहीं है। द मेन सोर्स ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस हो सकता है, बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म नहीं है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ बेनिफिट ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज। कौन सा मेंशन्ड नहीं है? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन इन प्रोसेस, रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी यूजेस, रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। ठीक है, अब पैसेज में क्या नहीं मेंशन हुआ है? देखो, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी हुआ है, एआई ने बढ़ाया है। ऑटोमेशन प्रोसेस, एआई का पावर है तो सब कुछ ऑटोमेशन पे ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कहीं पूरे पैसेज में नहीं हुई है, क्योंकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई की बात करें, जनरेटिव एआई की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हुई है, जनरेटिव एआई। इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं है कि बिजली की वजह से दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाँ, रिडक्शन इन ह्यूमन एरर की बात हुई है, क्योंकि आजकल क्या है, वी आर रिलायबल ऑन टेक्नोलॉजी, तो ह्यूमन एरर का इंटरवेंशन थोड़ा सा कम हुआ, एरर कम हुए, तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला होगा। ये क्वेश्चन हमें यहीं से याद आ गया, जिसके लिए हमें पैसेज को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। According to the passage, what is the main concern regarding AI in decision making? मतलब कंसर्न क्या है ये समझना था। हाई फाइनेंशियल कॉस्ट, ये बहुत महंगा हो जाएगा। लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, हमारे पास स्टोरेज का स्पेस नहीं रहेगा। बायस एंड एब्सेंस ऑफ ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी, बायस हो जाएगा कभी कभी, और ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी की कमी हो जाएगी। और डिफिकल्टी इन राइटिंग एल्गोरिथम्स। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए, सोचो। पैसेज देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें भी। ठीक है, हमने पैसेज को बिल्कुल डिटेल में समझा है, तो ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी नहीं। देखो, हाई फाइनेंशियल कॉस्ट, हमने कहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द मेन कंसर्न। कंसर्न क्या, चिंता का विषय क्या है? हाँ, फाइनेंशियल कॉस्ट का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है कि एआई बहुत महंगा है, एआई सस्ता है, उसके सॉफ्टवेयर्स बहुत महंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया ना। स्टोरेज की कहीं बात नहीं हुई कि एआई को बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है। और डिफ़िकल्टी इन राइटिंग एल्गोरिथम्स को तो सॉल्व किया है, मतलब एआई ने एल्गोरिथम्स को लिखना और आसान कर दिया है। तो बायस इन एब्सेंस ऑफ ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी होगा, करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। ठीक है, कि क्या है, बायस एंड एब्सेंस ऑफ ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी इंसान की। ठीक है, नेक्स्ट आइए।
व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, क्या है? एंटायरली ऑप्टिमिस्टिक है, स्ट्रांगली क्रिटिकल है, बैलेंस्ड एंड कॉशियस है, इनडिफरेंट एंड पैसिव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलो अब इसके लिए हम पैसेज पे एक बार फिर आते हैं, तब पढ़ते हैं। देखो समझना होगा इसके लिए ना पैसेज को। टेक्नोलॉजी के बारे में पहले बताया गया, नो लॉन्गर ये इनेबलर नहीं है, ठीक है, ये ड्राइविंग सोर्स बन गई है सोसाइटल और इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक, हमने कहा इमरजेंस ऑफ जनरेटिव एआई का जो हुआ है, क्वांटम कंप्यूटर का, एडवांस रोबोटिक्स का, हैज एक्सेलरेटेड इनोवेशन अक्रॉस सेक्टर्स, चीज़ों में इनोवेशन हुआ है, पॉजिटिव लिख रहा है। दीज ब्रेक थ्रूज हैव अलाउड कंपनीज टू ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर को कम किया गया, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया, पॉजिटिव चीज़ें लिखा। हाउएवर दे हैव ऑल्सो ट्रिगर्ड कंसर्न, अब यहाँ से ये ट्रांजिटिव वर्ड है, बात को चेंज किया गया। दे हैव ऑल्सो ट्रिगर्ड कंसर्न्स अबाउट एथिक्स, एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी एंड मैकेनिक्स, मतलब कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स के ऊपर या इथिक्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर चिंता का विषय भी है। ठीक है, तो दोनों बातें लिखी, पॉजिटिव नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? वन नोटेबल शिफ्ट इज द ग्रोइंग रिलायंस ऑन एआई इन डिसीजन मेकिंग रूल, एक नोटेबल शिफ्ट बता रहे हैं, यानी कि दोबारा से पॉजिटिव बात लिख रहे हैं कि एक नोटेबल शिफ्ट देखा गया जहां हम एआई के ऊपर डिसीजन मेकिंग को लेकर रिलाई कर रहे हैं, फ्रॉम लोन अप्रूवल से लेकर लीगल रिकमेंडेशंस तक। वाइल दिस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इट ऑल्सो रेजेस सीरियस, देखो जबकि इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, लेकिन रेज करता है सीरियस क्वेश्चंस अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड बायस इन एल्गोरिथम, मतलब क्या ट्रांसपेरेंसी है नहीं है, बायस इन एल्गोरिथम है, ये सब मतलब कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। एक्सपर्ट्स कहते हैं दैट अनचेक्ड एडॉप्शन could create system where decisions are made without human oversight और accountability, यानी कि चिंता है। नेक्स्ट देखिए, in response several government are developing regulatory frameworks to ensure ethics use of technology, अगर रिस्पॉन्स देखा जाए तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट है वो डेवलप कर रही है कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को इंश्योर करने के लिए एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी का सही यूज होना चाहिए। द यूरोप यूनियंस एआई एक्ट एंड सिमिलर इफेक्ट्स इन इंडिया एंड द यूएस emphasize transparency, fairness and human control, ठीक, yet striking a balance between regulation and innovation remains a challenge, फिर भी कहीं ना कहीं रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच में बैलेंस करना एक चैलेंज बना हुआ है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस while desirable must align with core human values, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो ना विद डिजायरेबल मस्ट अलाइन विद कोर ह्यूमन वैल्यूज, वो इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि अगर मैं उस ऑप्शन को देखूं, क्या चौथे वाले को देखूं, इन्होंने कहा है एंटायरली ऑप्टिमिस्टिक, नहीं सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, मतलब ऐसे नहीं लिख रहा है कि बढ़ता जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, वो हमेशा हर जगह चेक लगा रहा है कि अगर हो रहा है तो रुको, ये कंसर्न है, हो रहा है तो ये कंसर्न है। ठीक है, स्ट्रांगली क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल तब होता है जब सिर्फ आलोचना होती, वो एडवांसमेंट के यूजेस भी बता रहे हैं कि जरूरी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है भाई। ठीक है, बैलेंस्ड एंड कॉशियस हो सकता है, इनडिफरेंट एंड पैसिव बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, बैलेंस्ड है एंड कॉशियस है, मतलब हर जगह पॉजिटिव चीजें लिखी गई है तो चेक भी लिखा गया है कि इसको देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन आइडिया क्या है? AI will soon replace all human jobs, सबको बदल देगा। गवर्नमेंट must ban all new technologies, modern technology is advancing rapidly but must be ethically managed, या फिर robotics and quantum computing are harmful to society। ठीक है, देखो सबसे बाद वाला बिल्कुल गलत है, हार्मफुल नहीं कहा गया सोसाइटी के लिए, उसने पॉजिटिव चीजें लिखी गई है, बैन करने के लिए बात नहीं हुई है, और ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी वाला। ये तो है मेन थीम, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग रैपिडली बट मस्ट बी इथिकली मैनेज्ड, यानी कि एडवांसमेंट तो बहुत तेजी से हो रहा है लेकिन इसको इथिकली मैनेज करने की भी जरूरत है। ठीक है, ये इसका शिफ्ट था। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये हमने करा किस तरीके से, हमने पहले पैसेज पढ़ा, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, बार बार हम पैसेज पे गए। अब क्या हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमसे कहा गया द फ्रेज डेलिकेट कंस्ट्रेंट मोस्ट लाइकली रेफर्स टू, लीगल रूल्स की बात करता है, नेचुरल लिमिट्स की बात करता है, टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, या इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ की बात करता है। हमें पता है, हमें डेलिकेट कंस्ट्रेंट्स को याद करना है, और हमें ये भी समझ आ गया कि ये कहाँ है। ठीक है, तो अगर दोबारा भी जाके पढ़ना पड़ा तो वी गेट द आइडिया। नेक्स्ट आइए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ हार्डशिप इन नेचर, हार्डशिप इन नेचर का पैराडॉक्स क्या है, पैसेज में पढ़ना है। तो जहाँ भी हार्डशिप, पैराडॉक्स ऑफ हार्डशिप की बात होगी हमें वहाँ रुकना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट इंडिजिनियस कल्चर्स बेस्ड ऑन द पैसेज, इंडिजिनियस कल्चर्स की बात होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे।
व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द पैसेज, टोन पूरा पैसेज पढ़ेंगे तब समझ आएगी, और सेंट्रल आइडिया क्या है ये भी आपको पैसेज पढ़ के समझ आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं। अब पहले पैसेज को पढ़ते हैं फिर शुरू करते हैं। इन द इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ, जीवन को कहा एक ताना बाना है। नेचर डज नॉट ऑफर अबंडेंस विदाउट डिमांड, रादर इट इम्पोजेस बैलेंस थ्रू डेलिकेट कंस्ट्रेंट, मतलब ये अबंडेंस नहीं देता है जबकि बैलेंस बनाता है। वाइल मॉडर्न सोसाइटी ऑफन व्यूज नेचर एज अ बाउंडलेस प्रोवाइडर, जबकि हम सोचते हैं कि नेचर तो बाउंडलेस प्रोवाइडर है, कितना भी दे सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिजिनस कल्चर्स, आगे समझ, हैव लॉन्ग अंडरस्टूड दैट सर्वाइवल डिपेंड्स नॉट ऑन डोमिनेंस ओवर नेचर बट ऑन कोएग्जिस्टेंस विद इन इट। कितना अच्छा समझ आ रहा है कि अंडरस्टूड करता है सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन बेटा किस पे, कोएग्जिस्टेंस पे, ये डोमिनेंस पे नहीं करता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि नेचर के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, तो नहीं, ये कोएग्जिस्टेंस है, दोनों को बराबर जीना पड़ेगा। लाइफ इन रिमोट इकोसिस्टम बी एट द एरिड डेजर्ट्स एंड डेंस रेन फॉरेस्ट, मतलब बात करें डेजर्ट्स की या जो हमारे डेंस फॉरेस्ट की हैं, डेमोन्स्ट्रेट अ रिमार्केबल रेजिलियंस शेप्ड बाय लिमिटेशंस। एवरी स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन मस्ट नेविगेट scarcity, unpredictability and interdependence. The fragility of this equilibrium becomes evident when external forces such as climate change or unchecked industrial activities disturb long-standing ecological relationships. ये सब खराब कर देती हैं कि मतलब ऐसे हम क्योंकि पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, yet paradoxically, पैराडॉक्स अगर हम बात करें, it is often hardship in nature often foster adaptability and purpose, मतलब it is often hardship in nature that foster, जो पालती है किसको, adaptability को and purpose को, unlike artificial environments engineered for comfort. The natural world compels organism to evolve, to respond creatively and grow stronger through adversity. In this sense, life aligned with nature, it is not merely about survival but about living with heightened awareness and deliberate restraint. The real challenge lies not in mastering nature but in realigning human progress. इसको मार्क करो, ठीक है, but in realigning human, मतलब क्या है भाई, जो real challenge है ना, lies not in mastering nature but realigning human progress with the rhythms of the nature world, a task that demands humility, forest and redefinition of what means to thrive. अब आइए, द फ्रेज डेलिकेट कंस्ट्रेंट्स क्या है। अब देखो, लीगल बात कहीं नहीं हो रही है इसमें, टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक की, नेचुरल लिमिट्स एंड मेंटेन बैलेंस, यही है ना, देख लो आराम से, एक ही बार में मिल गया है तो बिल्कुल सीधा साधा कि हमने कहा इम्पोजेस बैलेंस थ्रू डेलिकेट कंस्ट्रेंट, ठीक है, बैलेंस बनाना है नेचर के बीच में और इंसान के बीच में। नेक्स्ट आइए, सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ हार्डशिप इन नेचर। अब पैराडॉक्स क्या है, हार्डशिप, इट लिमिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, नहीं लिमिट करता है। इट प्रिवेंट्स ह्यूमन फ्रॉम अचीविंग कंफर्ट, बिल्कुल नहीं। इट स्टिमुलेट्स एडेप्शन एंड स्ट्रेंथ्स इन लाइफ, स्ट्रेंथ्स लाइफ, ठीक है, सी आंसर होगा, सीधे सी बात है। एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथन्स करता है लाइफ को। डिस्ट्रॉय वीकर स्पीसीज, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं गया है, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल पैसेज में था ही नहीं, तो कम से कम एक को तो, दो को तो एलिमिनेट किया जाता है। What can be inferred about indigenous cultures based on the passage? अब indigenous culture क्या बनाते हैं, कोई एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे, कुछ समझ आ गया होगा। तो हमने कहा दे एक्सप्लॉइट नेचर लेस ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं। दे मिसअंडरस्टैंड नेचर्स ट्रू पोटेंशियल, नहीं। दे बिलीव इन डोमिनेटिंग इकोसिस्टम, नहीं। दे लिव इन हार्मनी विद नेचर्स बैलेंस। याद आ गया कि हम मास्टरी नहीं कर सकते नेचर के ऊपर, इंडिजिनियस सिस्टम बताता है हम वो कहते हैं कि मास्टरी नहीं कर सकते, हमें को एग्जिस्टेंस में लेना होगा। तो को एग्जिस्टेंस को हमने हार्मनी वर्ड से चेंज कर दिया, तो दे लिव इन को एग्जिस्टेंस होगा या फिर इन हार्मनी कर दो, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द पैसेज, क्या थी, मेलनकॉलिक एंड रिग्रेटफुल थी, आप सोचो, क्रिटिकल एंड स्कार्सिक थी, या रिफ्लेक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल थी, इनडिफरेंट एंड टेक्निकल थी। देखो, इनडिफरेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं, इमोशंस नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, आलोचना नहीं कर रहा है, सरकास्टिक नहीं है, ठीक है, मेलनकलिक दुख से भरी नहीं है, तो रिफ्लेक्टिव एंड रिस्पेक्टफुल है। रिफ्लेक्टिव मतलब चीज़ों को बता रहा है जैसी हैं, और रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। अब आपने देखा कि अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, क्या सेंट्रल आइडिया है पैसेज का। अब मुझे पहले से पता था कि सेंट्रल आइडिया तभी निकलेगा जब मैं पूरे पैसेज को पढ़ के चलूंगा। नेचर ऑलवेज पनिशेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, कहीं था। टेक्नोलॉजी मस्ट रिप्लेस नेचुरल प्रोसेस, कहीं था।
रियल प्रोग्रेस रिक्वायर्स रेस्पेक्टिंग नेचुरल लिमिट्स था, या फिर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस था गोल्स ऑफ इवोल्यूशन नहीं। अगर मैं पूरे पैसेज की बात करूं तो पूरा पैसेज इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी होगी, नेचर की मास्टरी नहीं करनी है, क्योंकि को एग्जिस्टेंस में ही सब कुछ है, ठीक है। तो नेचर पनिश करता है ऐसा नहीं लिखा गया है। और टेक्नोलॉजी मस्ट रिप्लेस नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रियल प्रोग्रेस रिक्वायर्स रेस्पेक्टिंग नेचुरल लिमिट्स। रियल प्रोग्रेस तभी होगी जब आप कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करेंगे नेचुरल लिमिट्स को, या फिर नेचर को रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके लिए एक सेशन जिसमें हमने बात करी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें। अब इसके बाद बचता क्या, मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस। अब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। आप डेली कम से कम एक पैसेज जरूर प्रैक्टिस करा करें, इसको हैबिट बना लो। एक पैसेज लो, कोई भी किसी भी एग्जाम का हो सकता है, आप उसको पढ़ें और रीडिंग कम से कम 20 to 30 मिनट्स करें। कभी कभी होता है बच्चे कहते हैं 45 मिनट पढ़ता हूँ, 1 घंटे पढ़ता हूँ, बेटा वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है और आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि रीडिंग आपको इंप्रूव करनी है अपने एग्जाम के लिए। तो दैट कैन बी द पार्ट ऑफ सिलेबस, उसको आप एंजॉयमेंट में ना लेके जाएं अभी, ठीक है। तो इसीलिए आप एक पैसेज डेली सॉल्व करें, यू विल गेट द आइडियाज़ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये था बच्चों आपके लिए सेशन। आई होप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। ये इसके आंसर्स थे क्वेश्चंस के, आप एक बार और मिला सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे से सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।